हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलतम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं कुलदीप सिंह आज ज्योग्राफी के बारे में आपको जानकारी दूंगा। ये पूरी क्लास ज्योग्राफी की इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी। इसमें हम जानेंगे कि ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट कैसे इसका इन्वेंशन हुआ, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, कितनी ब्रांचेस है और कैसे इसका अध्ययन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे अध्ययन का सबसे पहला पार्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी, यानी कि ज्योग्राफी है क्या, आखिर कौन सा विषय है, इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, देखते हैं। ज्योग्राफी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ। पृथ्वी के बारे में जो वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाता है साइंटिफिकली, ठीक है, वो जिसमें कि इसमें फिजिकल फीचर भी होता है। फिजिकल फीचर माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, ये सारी चीज़ें। नेचुरल फीचर्स, नेचुरल प्रोसेसेस। नेचुरल प्रोसेस का मतलब जैसे मानसून कैसे आ रही है, ठीक है, चक्रवात कैसे आ रहे हैं। अभी यूरोप के अंदर जो हीट वेव चल रही है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी वहाँ पर है, आखिर इसका कारण क्या है, ये नेचुरल प्रोसेस है। ह्यूमन एक्टिविटीज़, मनुष्य जो एक्टिविटीज़ इन्वायरमेंट के साथ कर रहा है, अर्थ के साथ जो एक्टिविटीज़ कर रहा है, वो सारे अध्ययन भी इसमें हम करते हैं। इसके अलावा रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन एंड द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का और मनुष्य का कैसा रिश्ता है, कौन सा ऐसा देश है, कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पर अच्छा रिश्ता है, कौन सा समुदाय है जिसका अच्छा रिश्ता है, कौन सा समुदाय है जो कि इन्वायरमेंट को हार्स कर रहा है, इन्वायरमेंट को नुकसान कर रहा है, इससे बचने का क्या उपाय हो सकता है। ये भी एक ज्योग्राफी के अध्ययन का एक विषय हो सकता है, अध्ययन का एक सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा इट्स हेल्प अंडरस्टैंडिंग हाउ द अर्थ वर्क्स, यानी कि पृथ्वी काम कैसे करती है। इसके अंदर सारे, जैसे मानसून है, मानसून कैसे काम कर रहा है हमारे यहाँ सर्दी गर्मी कैसे आती है, वो सारी चीज़ें। और हाउ पीपल इंटरेक्ट विद देयर सराउंडिंग्स, हमारे चारों ओर जो इन्वायरमेंट है उसके साथ मनुष्य किस प्रकार से इंटरेक्ट कर रहा है, उसके साथ किस प्रकार का उसका अपना संवाद है, किस प्रकार से वो उसके साथ चल रहा है। ये सारी चीज़ें ज्योग्राफी के अध्ययन का एक विषय क्षेत्र है, एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। क्यों ज़रूरी है? जब तक हम जिस आवास में रह रहे हैं, जिस पृथ्वी जो हमारा घर है उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं होगा, हम इसका महत्व नहीं समझ पाएंगे। और यदि हम अपने पृथ्वी का, अपने घर का महत्व नहीं समझ पाए तो क्या जान पाएंगे। बहुत ही ज़रूरी है पृथ्वी के बारे में जानना। चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो वर्ड है ज्योग्राफी, ये इसका ओरिजिन कैसे हुआ है, ये वर्ड बना कैसे आखिरकार, ठीक है। आपको इस वर्ड को देख करके लग रहा होगा कि ज्योग्राफी जो है वो एक इंग्लिश का वर्ड है जिसे हिंदी में हम भूगोल कहते हैं, लेकिन ज्योग्राफी जो है वो एक ग्रीक भाषा का वर्ड है जिसको एज इट इज़ इंग्लिश में ले लिया गया है, ठीक है। ग्रीक लैंग्वेज में जियो, यानी कि इसका अर्थ होता है इंग्लिश में अर्थ, यानी कि ग्रीक लैंग्वेज के जियो का इंग्लिश में वर्ड मीनिंग होगा अर्थ और हिंदी में पृथ्वी, ठीक है। इस प्रकार जियो जो है उसका अर्थ है ग्राफी, मतलब टू डिस्क्राइब करना, ग्राफी मतलब डिस्क्राइब, यानी कि एक ऐसा विज्ञान जो पृथ्वी के बारे में बताता है, पृथ्वी के बारे में वर्णन करता है। अर्थ के बारे में डिस्क्राइब करने वाला, अर्थ के बारे में बताने वाला जो विज्ञान है वो ज्योग्राफी कहलाता है, जो कि अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है जिसमें हम काफ़ी कुछ जान सकते हैं। अब जब ज्योग्राफी वर्ड जो है वो हमने समझ लिया, जिसमें हम पृथ्वी के बारे में बहुत सारी जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो मनुष्य से रिलेटेड हो, प्रकृति से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, सारा कुछ जो जानते हैं वो ज्योग्राफी में जाना जाएगा। अब पृथ्वी जो है बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, इसीलिए कहा गया है ज्योग्राफी इज अ वास्ट सब्जेक्ट दैट स्टडीज बोथ नेचुरल इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। ज्योग्राफी जो है बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो कि नेचुरल इन्वायरमेंट को भी देखता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को भी देखता है। To make its study easier, geography divided into two main branches. ज्योग्राफी जो कि इतना बड़ा विषय है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इसके अध्ययन को सुगम बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, ताकि हर कोई बहुत ही अच्छे से समझ पाए, ज्योग्राफी को हमने दो ब्रांचेस में बांट लिया है
दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट वन इज फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी मतलब भौतिक भूगोल, जिसमें प्रकृति से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कि माउंटेन वगैरह है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, उन सब का अध्ययन किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ है ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि मानव भूगोल। मानव भूगोल जो है उसमें मनुष्य रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन सभी का अध्ययन रहता है। ठीक है, इस प्रकार बहुत बड़े सब्जेक्ट को हमने दो ब्रांचेस में डिवाइड किया। अब इन ब्रांचेस की भी आगे चल करके अलग अलग ब्रांचेस होती है, चलिए देखते हैं। अब ये जो ज्योग्राफी है उसमें फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि ज्योग्राफी की पहली ब्रांच फिजिकल ज्योग्राफी में आगे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, यानी कि आगे भी फिजिकल ज्योग्राफी को बांटा गया है। फिजिकल ज्योग्राफी ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी दैट स्टडीज नेचुरल फीचर एंड प्रोसेसेस ऑफ द अर्थ। नेचुरल फीचर्स, प्रकृति के जितने भी फीचर्स हैं, एंड प्रोसेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के जो प्रोसेस हैं उसका अध्ययन है। ठीक है, चलिए इसमें क्या क्या चीज़ें रहेगी। इट इंक्लूडेड द स्टडी ऑफ माउंटेन्स, यानी कि जो माउंटेन्स हैं, जितने भी माउंटेन है जैसे कि हिमालय है, ठीक है, इसके अलावा और भी जितने दुनिया के अंदर माउंटेन हैं, अरावली पर्वत है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है, ठीक है, ये सारे के सारे, या रॉकी पर्वत है, एंडीज पर्वत है, आल्प्स पर्वत है, सभी पर्वतों के बारे में अध्ययन किया जाता है। पर्वतों के बारे में क्या अध्ययन करते हैं, क्या ज़रूरत अध्ययन करने की। पर्वतों के बारे में अध्ययन ये करते हैं कि इन पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ है, इन पर्वतों का विकास कैसे हुआ है, इसमें कौन कौन से खनिज मिल सकते हैं, क्या ये अभी भी प्रोसेस में चल रहे हैं। जैसे कि हिमालय जो है आज भी युवा वलित पर्वत है, जिसका एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। हिमालय आज भी युवा वलित पर्वत है जिसके अंदर कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ हो रही है। ठीक है, इस प्रकार माउंटेन जो है वो किस प्रकार से बने हुए हैं, उनकी भूगर्भिक संरचना कैसी है, उनके अंदर क्या क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं, उनका निर्माण कैसे हुआ, ज्वालामुखी से हुआ है, भ्रंशन से हुआ है, वलन से हुआ है, ये सारे के सारे। उसके बाद रिवर्स एंड ओशियंस, दुनिया भर में जितनी भी रिवर्स हैं उन सभी का अध्ययन करना। जैसे कि गंगा रिवर भारत की सबसे बड़ी लंबी 2525 किलोमीटर लंबी रिवर है, पवित्र नदी भी है, जिसके कारण 2, 3, 4, 5 राज्य पूरी तरह से सरवाइव कर पा रहे हैं। उनकी खेती बाड़ी जितना भी कार्य है वो सारा कार्य हो पा रहा है। इन नदियों का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है ताकि ये नदियाँ जो है वो बनी रहे, बची रहे और हमारी सभ्यता भी बनी रहे। कहा भी गया है कि नदियाँ जो है वो सभ्यताओं के लिए एक पालने का काम करती है। ठीक है, उसी प्रकार ओशियंस जो हैं, ओशियंस को भी हमें स्टडी करनी पड़ती है। अल नीनो, ला नीना, ये सारी की सारी चीज़ें, गर्म जल धाराएँ, ठंडी जल धाराएँ, ताकि मानसून और दूसरी चीज़ों के बारे में हमें पता रह सके। और ओशियंस के अंदर भी बहुत सारे मिनरल्स हमें मिल रहे हैं, अभी अध्ययन चल रहा है जिसकी वजह से हमें बहुत सारे मिनरल्स, खनिज वगैरह हमें देखने को मिलते हैं। ओशियन भी अपने आप में, ओशियन लाइफ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओशियन के अंदर खाद्यान्न भी बहुत सारे, जैसे कि जापान और चीन को ले लीजिए, वहाँ का जो फूड है उसका लगभग 70% जापान का और चीन का लगभग 40% जो है वो ओशियन से आता है, समुद्रों से आता है। समुद्रों से आने वाली मछलियाँ, झींगा वगैरह को वो लोग एज ए फूड प्रिजर्व करते हैं, एज ए फूड वो खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। वेदर एंड क्लाइमेट, इसका अध्ययन भी हम फिजिकल ज्योग्राफी में करते हैं। कहाँ का वेदर कैसा है, मानसून के बारे में अध्ययन करते हैं, किसी स्थान पर कैसा मौसम होगा, इन सब का अध्ययन भी हम ज्योग्राफी में करते हैं। वोल्केनो और अर्थक्वेक, वोल्केनो और अर्थक्वेक के बारे में भी हम फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में जानते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी से हमें पता चलता है कि कोई भी वोल्केनो क्यों आता है, वोल्केनो कितने प्रकार के हो सकते हैं। एक्टिव वोल्केनो हो सकता है, सुप्त यानी कि जो ठंडा हो चुका है अब उसमें कोई विस्फोट नहीं है, इस प्रकार के वोल्केनो भी हो सकते हैं, उन सब का अध्ययन। अर्थक्वेक वगैरह आते हैं तो अर्थक्वेक में हमें 3 प्रकार की जो अलग अलग जो तरंगे निकलती है, वेव्स निकलती हैं, उन वेव्स की मदद से, पी वेव, एस वेव, अल वेव, इन वेव्स की मदद से हमें अर्थ के अंदर जो चीज़ें हैं उसके बारे में अध्ययन करने को मिलता है। यानी कि अर्थक्वेक एक तरीके से पृथ्वी का एक्सरे प्रोवाइड करता है।
उसी प्रकार सॉइल एंड वेजिटेशंस का अध्ययन भी हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर करते हैं। सॉइल कहाँ पर कितनी फर्टाइल होगी, कहाँ पर कौन से पोषक तत्वों की कमी है, किस सॉइल में कौन से पोषक तत्व ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी, ये सारी चीज़ों का अध्ययन भी फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल, उसमें क्या क्या चीज़ें आती है और वो क्या है। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी is the branch of geography that studies human activities and their relationship with the environment। यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो ज्योग्राफी की एक ब्रांच है दैट स्टडीज ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी कि मनुष्य के जो क्रियाकलाप हैं, मनुष्य जो कार्य कर रहा है उनका अध्ययन करता है, एंड दियर रिलेशनशिप विद इन्वायरमेंट, और उसका इन्वायरमेंट के साथ संबंध कैसा है। दो प्रकार का संबंध हो सकता है। ठीक है, एक संबंध तो वो हो सकता है जिसमें मनुष्य जो है वो पर्यावरण के साथ अनुकूल हो जाए, खुद को पर्यावरण के अनुसार ढाल ले, जैसे कि आदिवासी लोग हम देखते हैं। एक और हो सकता है अपरिवर्तन। अपरिवर्तन का मतलब जब मनुष्य पर्यावरण को अपने अनुसार बदल ले, जैसे कि एसी लगा लेना, कूलर लगा लेना, या किसी भी तरीके का हीटर वगैरह लगा लेना ठंडे स्थानों पर। मौसम को जब हम अपने अनुसार बदल लेते हैं तो वो अपरिवर्तन कहलाता है, और जब खुद को मनुष्य जो है वो पर्यावरण के अनुसार बदले तो अनुकूलन कहलाता है। ये रिलेशनशिप भी, और इस रिलेशनशिप के लिए जो इन्वायरमेंट के साथ जो किया है, उसने जो एक्टिविटीज़ की है, यानी कि जो रिलेशनशिप बना उसके लिए जो एक्टिविटीज़ हुई है, उन सब का अध्ययन ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर होता है। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकती है, जैसे कि पॉपुलेशन का अध्ययन भी हम ह्यूमन ज्योग्राफी में करेंगे, जो कि इन्वायरमेंट के ऊपर पूरी तरह से प्रभाव डालेगी। ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, इन्वायरमेंट के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा, दबाव ज़्यादा होगा। यदि दबाव ज़्यादा होगा तो संसाधन जल्दी खत्म होंगे, ज़्यादा दिक्कत आएगी। जैसे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इसका अध्ययन हम करेंगे तो देखेंगे कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ थोड़े संसाधन है, जनसंख्या ज़्यादा है, दबाव ज़्यादा है संसाधनों के ऊपर। ठीक है, रिसोर्सेज के ऊपर ज़्यादा दबाव होना। उसके बाद सेटलमेंट्स है, सेटलमेंट्स का भी हम अध्ययन करते हैं, जैसे कि शहर होते हैं, शहरों के अंदर किस प्रकार से विकास हो रहा है और वहाँ पर किस प्रकार से बस्तियाँ वगैरह बनाई जा रही है, फ्लैट वगैरह बनाए जा रहे हैं। हीट वेव का एक कारण भी सेटलमेंट्स है, खराब तरीके से सेटलमेंट और बहुत ज़्यादा प्रदूषण होने की वजह से। और यदि हम लगातार सेटलमेंट बना लेते हैं किसी शहर के अंदर और पर्यावरण का बिल्कुल ध्यान रखते पूरे शहर के अंदर, यदि एक भी पेड़ पौधा नहीं है तो एक तरीके से पूरा का पूरा शहर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है आसपास के क्षेत्र से। ठीक है, इसी प्रकार एग्रीकल्चर के बारे में भी हम ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार के एग्रीकल्चर टूल्स वगैरह हो रहे हैं और किस क्षेत्र में किस प्रकार की एग्रीकल्चर हो रही है। इंडस्ट्रीज़ का अध्ययन भी ह्यूमन ज्योग्राफी में किया जाता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में मनुष्य ही लगाता है, और कहाँ पर किस प्रकार की इंडस्ट्रीज़ विकसित हो रही है, क्यों विकसित हो रही है, क्या कारण है, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है इन्वायरमेंट के ऊपर, वो सब भी। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन किस प्रकार का है, जो विकसित देश होंगे उनका ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। वहीं यदि विकसित देश नहीं हैं वहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के साधन बहुत ही बेसिक मिलेंगे, बहुत ही कम लो लेवल के, कम लेवल के मिलेंगे, जिससे इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान होता है। अंत में ट्रेड एंड इकोनॉमी, ये भी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के ऊपर प्रभाव डालती है, इफेक्ट डालती है। ट्रेड एंड इकोनॉमी से भी जो इन्वायरमेंट है वो प्रभावित होता है। जिस प्रकार का ट्रेड होगा, जिस प्रकार की इकोनॉमी होगी, पर्यावरण को उतना ही इफेक्ट होगा। ठीक है, जिस प्रकार से हम एक उदाहरण ले सकते हैं, यूएस से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इतनी मात्रा में CO2 जो है वो रिलीज कर देता है एक महीने के अंदर, जितने कि हम पूरे इंडिया के जितने भी लोग हैं वो एक साल के अंदर उत्सर्जित करते हैं। इस प्रकार बड़ी इकोनॉमी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन वहीं ये इकोनॉमी यदि बड़ी है तो दूसरे देशों को कार्बन जो फुटप्रिंट खरीद करके सहयोग भी दे सकती है। ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए अंत में देख लेते हैं कि जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं ज्योग्राफी जो है उसको समझने के लिए, ज्योग्राफी का अध्ययन करने के लिए कौन कौन से टूल का यूज़ किया जाएगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैप। ठीक है, मैप इज ए स्केल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ का जो सरफेस है उसका स्केल्ड रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब क्या हुआ, स्केल क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं 2 मिनट के छोटे से तरीके से, बाद में और क्लासेस होगी तब देखा जाएगा, यदि आवश्यकता हुई तो हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे। चलिए, जैसे कि ये धरती है, भूमि है,
मान लीजिए भूमि का टुकड़ा है, इस भूमि के टुकड़े पर इस स्थान से इस स्थान के बीच की दूरी मान लीजिए 1 किलोमीटर है, और मैप के ऊपर हम क्या डिसाइड करते हैं कि 1 किलोमीटर जो है उसको हम 1 सेंटीमीटर मान के चलेंगे। तो अब ये मैप का स्केल हो चुका है 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी कि यदि 20 किलोमीटर की दूरी होगी धरती के ऊपर तो मैप के ऊपर वो मात्र 20 सेंटीमीटर होगी। इससे क्या होता है कि बहुत बड़ी धरती, बहुत बड़ी जो पृथ्वी है उसको थोड़ी सी जगह पर छोटे कागज़ के ऊपर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, छोटे सतह के ऊपर दिखाया जा सकता है, आसान होता है। क्या फ़ायदा होता है इससे? इससे फ़ायदा ये होता है कि हमें पूरी पृथ्वी के ऊपर जो अलग अलग चीज़ें हैं उनका एक साथ, अलग अलग देशों का, इनकी जो भौतिक विशेषताएं हैं, राजनीतिक विशेषताएं, उनका एक साथ अध्ययन करने को मिल सकता है, ये फ़ायदा होता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं हम मैप के बाद जो अगला टॉपिक है ग्लोब। ग्लोब जो है पृथ्वी को एज इट इज़ रिप्रेजेंट करता है, यानी कि पृथ्वी के सबसे करीब यदि कुछ है तो वो ग्लोब है। जैसे पृथ्वी 3D होती है वैसे ही ये ग्लोब भी 3D होता है, जो कि पृथ्वी को ठीक उसी तरीके से दर्शाता है। ठीक है, और तीसरे नंबर पर जो यूज़ किया जाता है वो कंपास। कंपास क्या होता है? कंपास एक यंत्र होता है। कंपास जो है इज़ यूज टू फाइंड डायरेक्शन, डायरेक्शन को फाइंड करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है। कैसे काम करता है? कंपास जो होता है उसके ऊपर एक सुई लगी होती है जिसकी एक साइड चुंबक रहती है। ठीक है, यानी कि ये चुंबक है पूरी। चुंबक यानी कि जो मैग्नेट है, मैग्नेट की एक विशेषता होती है, मैग्नेट हमेशा नॉर्थ और साउथ में ही ठहरेगी। यदि आप उसे स्वतंत्र रूप से मैग्नेट को स्वतंत्र रूप से ऐसे कहीं लटका देंगे या फिर उसको मतलब इस प्रकार से करेंगे तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ की साइड ही रुकेगी। इसी विशेषता को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया जिसमें चुंबक जो है वो हमेशा नॉर्थ की ओर रुकेगी। इससे हमें डायरेक्शन को फाइंड करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। ठीक है, उसके बाद आता है सैटेलाइट इमेजिंग, यानी कि पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे सैटेलाइट जो है वो छोड़ दिए जाते हैं और सैटेलाइट जो हैं वो पृथ्वी के बारे में बहुत सारी इमेजेस कैप्चर करते रहते हैं। सैटेलाइट कैप्चर इमेजेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम स्पेस फॉर वेरियस यूजेस का मतलब बहुत सारी अलग अलग यूज़ के लिए। ये आर्मी के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, ये वेदर कंडीशंस के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए भी हो सकते हैं, ये सोशल वर्क के लिए भी हो सकते हैं, किसी भी पर्पज़ के लिए हो सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के लिए भी बहुत सारी ऐसी स्कीमें वगैरह चलाने के लिए भी ये यूज हो सकते हैं। ठीक है, और अंत में जीपीएस सेकंड लास्ट है जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये आपने कई बार गूगल मैप वगैरह देखे होंगे, पृथ्वी पर कोई स्थान कहाँ पर है इसको ढूंढने में मदद करने वाला इलेक्ट्रिक जो माध्यम है या फिर इंटरनेट का जो माध्यम है। जीपीएस प्रोवाइड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ए प्लेस एनीवेयर ऑन द अर्थ यूज सैटेलाइट्स, यानी कि इन्हीं सैटेलाइट का यूज करके आप मैप के ऊपर या फिर पूरी पृथ्वी के ऊपर कोई भी प्लेस को फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ईजीली। और इन द आखिरी जो सब चीज टॉपिक है, आखिरी जो है वो जीआईएस जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम सैटेलाइट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। जीआईएस इज ए कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम यूज टू कलेक्ट एनालिसिस एंड डिस्प्ले जोग्राफिकल डाटा, यानी कि जो सैटेलाइट से जो डाटा लिया जाता है उसको कंप्यूटर की सहायता से हम कलेक्ट करते हैं और इस सिस्टम के अंदर अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। केड वगैरह सॉफ्टवेयर आते हैं, CAD केड आदि अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, जो जोग्राफिकल फीचर्स हैं उनका अलग अलग रूप से हम अध्ययन कर सकते हैं। जैसे कि आपको देखना है कि कहीं पर रिवर किस प्रकार से बह रही है तो उसके लिए भी आप GIS जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। माउंटेन कितनी ऊंचा है, कितना उसके स्टीप स्लोप है या फिर स्लोप कैसा है, स्लोप का अध्ययन करने में भी GIS यानी कि जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा जोग्राफी के बारे में था। उम्मीद है ज्योग्राफी की इस पूरी क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको अच्छी लगी हो ये क्लास तो इस क्लास को ज़रूर लाइक करें। आपके जो भी डाउट हैं वो कमेंट ज़रूर करें। प्लीज़ इस क्लास के बारे में रिव्यू कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।